बीजेपी का बहुत पुराना नारा है, एक देश एक संविधान एक सिंबल। इसी तरीके से कई चीज़ें जोड़ी गई हैं, लेकिन जो जानकार हैं वो कहते हैं इंडिया में यूनिटी है, यूनिटी में डाइवर्सिटी है और सब एक हैं। आज देश का पहला राज्य यूँ बना उत्तराखंड, जहाँ बीजेपी की सरकार है, यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ लागू हो गया। उससे पहले अगर बात करें तो गोवा में ये ऑलरेडी आज़ादी के पहले से ही चल रहा है और अभी तक कायम है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह जी हैं। अजय जी, खुश तो आप बहुत होंगे। जी बिल्कुल। यहाँ जब विधानसभा का प्रचार चल रहा था तो अमित शाह ने जो बातें कही थी कि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हैं तो ट्राइबल को अलग रखेंगे, वहाँ भी ट्राइबलों को इससे उनको कस्टमरी लॉ के लिए ही छोड़ दिया गया है। लेकिन लोग इसको इस नज़र से भी देख रहे हैं, विपक्ष के लोग, कि आप डाइवर्सिटी जो यहाँ की आइडेंटिटी है इंडिया की, उसको आप लोग सत्यानाश करने पे तुले हैं, संविधान बदलना चाहते हैं आप लोग। और जैसा कि आपने कहा कि संविधान की आप बात करें, विपक्ष हमला कर रहा है कि संविधान बदलना चाहते हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो संविधान को यहाँ पर अटैच कर देते हैं। जब संविधान हमारा निर्माण हो रहा था, हमारे संविधान जो निर्माता थे, तो उन्होंने बेसिकली भारतीय को जितने अधिकार देने थे उस अधिकार को दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया। पहला तो उन्होंने दिया कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, और उसके बाद ऐसे अधिकार दिए जो उनको लगा कि इन अधिकार के लिए लोग कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, तो उसको उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में डाल दिया, जो कि आर्टिकल अपना 37 से लेकर के 51 तक रहता है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहता है? मतलब सिंपल सी बात है, डायरेक्टिव्स, यानी कि स्टेट को, स्टेट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट हो, राज्य की सरकार हो, म्यूनसिपल गवर्नमेंट हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, उन सब के लिए एक लिस्ट दिया गया संविधान में और ये कहा गया कि आप जब भी कोई डिसीजन ले, कोई रूल लाए, कोई नोटिफिकेशन लाए, तो इन जो संविधान के पहलू इनका जो है पालन किया जाए। अब अगर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की बात करें तो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने ये कहा कि कोई भी लोकतंत्र जो है वहाँ पर एक तो हो गया राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पर उसके पहले एक सामाजिक लोकतंत्र आना चाहिए, और सामाजिक लोकतंत्र के लिए ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो डाला गया। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट जो पॉलिसी है उसमें आर्टिकल 44 जो है वो ये कहता है, द स्टेट शैल endeavour टू प्रोवाइड इट्स सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। यानी कि संविधान में इस चीज़ को लिखा है कि स्टेट जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हमारे जो संविधान निर्माता उनका ये मानना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो उन्होंने उस समय लागू क्यों नहीं किया? तो जाहिर सी बात है, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें वो लागू नहीं कर पाए उस समय, लेकिन उनका ये मानना था कि फ्यूचर में आने वाली सरकार इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आप जो ये कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि असंवैधानिक है, तो संविधान में ही जो आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में आना चाहिए, तो ये किसी रूप से असंवैधानिक नहीं है। असंवैधानिक ये है कि इसका विरोध करना जो ये असंवैधानिक है। लेकिन कई लोग इस बात को कहते हैं कि कई दूसरे मुल्कों को आप देख लीजिए, जहाँ पे एक ही रिलीजन, एक ही सिस्टम, एक ही लॉ फॉलो होता है, तो वहाँ पे या तो वो वार में इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी बात को लेकर, या वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। जहाँ डाइवर्सिटी रहता है, यहाँ हर चीज़ बहुत देर से पेनिट्रेट करेगा। मतलब समाज में अगर एक तबका में किसी बात को लेकर विरोध है, तो दूसरा तबका मतलब उससे अछूत है, मतलब उससे कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। तो ये जो अलग अलग जो स्प्रेड, जैसे आप मान लीजिए अगर साइंस में देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ने से पूरा अगर सर्किल चेंज हो जा रहा है, तो भारत में यही है कि सर्किल नहीं है, हर अलग अलग जिगजैग है, तो यहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा रहती है। अब आपको लगता नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो धीरे धीरे मतलब वो चीज़ें सबको एक नज़र से देखने पे कई लोग इसमें विरोध का स्वर भी उठाएंगे? ठीक है, आपने जो बात कहा यही बात, जैसे कि हमारा संविधान जब बन रहा था, संविधान में हर चीज़ के ऊपर में एक डिबेट हुआ करता था। तो हुसैन इमाम जो वेस्ट बंगाल से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने इसी बात को कहा कि पूरे के पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पॉसिबल नहीं है। तो इस पर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने ये जवाब दिया कि पहला तो उनका तर्क ये था कि अगर यूनिफॉर्म कोड लागू करना जरूरी नहीं हो सकता है, तो किस तरह से जो क्रिमिनल कोड है वो तो पूरे देश में लागू हो चुका है पहला। दूसरा, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने ये कहा कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो आया था हमारे देश में,
ये बेसिकली 1937 से इम्प्लीमेंट होना चालू हुआ। जो एक मुस्लिम पर्सनल शरीयत लॉ एक्ट बना 1937 से, यानी 1937 से पहले के पूरे देश में एक ही लॉ पहले भी था, और 1937 में जब ये शरीयत लॉ आया तो ये सिर्फ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में ही ये लॉ एप्लीकेबल था। या उस समय के सेंट्रल प्रोविडेंस थे, बॉम्बे था, मद्रास था, जितनी जगह थी यहाँ पर ऐसा कोई कोड एप्लीकेबल नहीं था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पुरजोर तरीके से इस बात को उठाया कि ये संभव है। और संविधान सभा का जो डिबेट आप देखेंगे तो संविधान सभा के डिबेट में किन लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया था, उसमें जिन लोगों ने विरोध किया था उसमें से एक तो मैंने आपको नाम बताया, हुसैन इमाम का नाम बताया। उसके बाद एक पोकर बेगम बहादुर सिंह थे, उन्होंने इसका ये उठाया। उसके बाद चेन्नई के साइड से एक इस्लाम मोहम्मद थे, उन्होंने इसका विरोध किया। और ये जितने के जितने लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया था, ये उस समय सब जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना था उसके सदस्य थे। और इन्होंने ये भी डिमांड किया था कि मुस्लिम्स के लिए यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए और मुस्लिम को रिजर्वेशन दिया जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर और के एम मुंशी, जो कि मोदी जी ने भी पार्लियामेंट में दोनों का रेफरेंस दिया है, इन दोनों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। अभी आपने डाइवर्सिटी की बात की, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी बिल्कुल होनी चाहिए, डाइवर्सिटी इंडिया की खूबसूरती है। लेकिन आपने ही जब स्टार्ट किया इंटरव्यू तो आपने क्या कहा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी में भी ऐसी डाइवर्सिटी जो कि हार्म करे तो उस डाइवर्सिटी का कोई मतलब नहीं है। उदाहरण के लिए हम देते हैं शाहबानो केस, भले लोग भूल चुके। शाहबानो केस में क्या हुआ, एक महिला थी, उस महिला के 5 बच्चे किए गए, जो उसका हस्बैंड था उसने दूसरी शादी कर ली। अब शाहबानो गई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह से शाहबानो ने इंसाफ के लिए डिमांड किया। तो इंसाफ जब मांगा तो शाहबानो ने क्या कहा कि सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में जो सेक्शन 125 है, जो कहता है महिला, बच्चा और पेरेंट्स इनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, मेंटेनेंस। तो उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट से कि मुझे कॉम्पनसेशन दिया जाए, पर उनके हस्बैंड ने ये कहा कि नहीं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो कहता है कि इद्दत पीरियड जो कि 90 दिन का होता है, सिर्फ उसी में हम आपको मेंटेनेंस देंगे। तो संविधान के ही तहत सारे लॉज बने। अब सेक्शन 125 सीआरपीसी का और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बीच क्या हो गया, क्लैश कर गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, जस्टिस के लिए सीआरपीसी प्रिवेल करेगा। और उसके बाद शाहबानो केस के बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए राजीव गांधी सरकार ने पूरे के पूरे एक सेपरेट लॉ लाया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को उलट करके रख दिया। तो अगर आप किसी केस की बात करें उस समय से, चलिए आप थोड़ी देर के लिए कह दीजिए कि हम जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो हम वननेस की बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी में ब्यूटी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आप जितने भी जजमेंट्स देखेंगे, चाहे हम, जैसे मैंने आपको शाहबानो केस का नाम बताया, उसमें अगर आप देखें, आप सरला मुगदल का केस देखें, आप लिली थॉमस का केस देखें, आप सायरा बानो का केस देखें, आप शबनम हाशमी का केस देखें, सभी के सभी केस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन अब तो ट्रिपल तलाक को हटा दिया है सरकार ने, अवैध घोषित कर दिया, सज़ा का प्रावधान हो गया है। तो अब क्यों आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़रूरी है, और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या क्या आपको परिवर्तन लग रहा है? नहीं, देखिए, जब हम सिविल कोड की बात करते हैं तो सिविल कोड कई सारे पहलुओं को टच करता है। सिविल कोड मैरिज को टच करता है, डाइवोर्स को टच करता है, अडॉप्शन को टच करता है, मेंटेनेंस को टच करता है, इन सक्सेशन को टच करता है, सारे को टच करता है। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट के सीक्वेंसेस देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, कि वकालत की है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पास कर यूनिफॉर्म सिविल कोड को, तो हमेशा एक ना एक अलग अलग इशू आया है। जैसे कि शाहबानो केस में इशू क्या आ गया, शाहबानो केस में मेंटेनेंस का इशू आ गया। मैंने आपको एग्जांपल दिया सरला मुगदल केस में। सरला मुगदल केस में क्या हुआ था, एक हिंदू आदमी था, वो मुस्लिम बन गया, और मुस्लिम बन के कहा कि मुस्लिम में तो बाईगेमी अलाउड है, मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ, तो वहाँ पर आ गया। अगर हम बात करें शबनम हाशमी केस की बात करता हूँ, पर एडॉप्शन का केस आया। तो अभी जो ट्रिपल तलाक का जो केस आया उसने एक पहलू को टच किया है, लेकिन बाकी सारे पहलुओं को टच करने के लिए, उदाहरण के लिए मैंने आपको शबनम हाशमी केस का जो एग्जांपल दिया, उसमें क्या था कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो अडॉप्शन की इजाज़त नहीं देता था। अब यहाँ पर एक महिला ने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जब सिविल कोड आएगा तो वो सिविल कोड हर पहलू को टच करेगा, एक एक को टच नहीं करेगा। और बिल्कुल सही बात है, एक बार में कोई भी लॉ पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। और इसलिए अगर आप उत्तराखंड का एग्जाम्पल देखेंगे तो उत्तराखंड में ऐसा नहीं कि बहुत अचानक से वो लॉ आ गया। लेकिन बाबा साहेब ने भी कई चीज़ों पर मतलब बहुत सोच विचार करके फैसला लिया था, कई चीज़ों को उन्होंने अपवाद के स्वरूप छोड़ा था। जैसे कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी कोई दूसरा धर्म अगर अपनाता है तो वो शेड्यूल कास्ट नहीं रहेगा, उसको शेड्यूल कास्ट का लाभ नहीं मिलेगा, ये बाबा साहब ने किया था। लेकिन वही चीज़ उन्होंने शेड्यूल ट्राइब के लिए लागू नहीं किया। ठीक है,
तो इस तरीके से तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप यूनिफॉर्म करने के तरीके में उठेंगे तो अभी भी सवाल आएगा कि हम मुस्लिम समाज के लोग अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ से चलते हैं, इसमें आपत्ति विपत्ति कहाँ आ जाती है? नहीं, बिल्कुल आपने ये बिल्कुल सही कहा कि ऐसा यूनिफॉर्म की अगर बात करें तो वननेस 100% नहीं हो सकता। जैसा कि आपने इंटरव्यू स्टार्ट करते वक्त कहा कि गोवा में एक सिविल कोड जो है पहले से चल रहा है। गोवा में जो सिविल कोड है वो पोर्तुगीज़ ने लागू किया था, लेकिन वहाँ पर भी एक्सेप्शंस दिए गए हैं। वहाँ पर भी हिंदू को बाईगेमी का कुछ सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन में हिंदू बाईगेमी वहाँ फॉलो कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बात बिल्कुल परफेक्ट कि 100% वो नहीं हो सकता, लेकिन जितने भी कोर्ट्स के आदेश है या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो फाउंडिंग फादर्स थे, सबका कहना है कि उस दिशा में पहल तो हो। अगर उस दिशा में हम पहल ही नहीं करेंगे तो हम वहाँ पर कभी पहुँच भी नहीं पाएंगे। और आपने जैसा कहा कि वहाँ पर मान लीजिए डाइवर्सिटी को भी फॉलो करना है, डाइवर्सिटी हमारे देश की, डाइवर्सिटी देश में होनी चाहिए। और आपने कहा दिक्कत कहाँ आ रहा है, दिक्कत यहीं पर आ रहा ना, मैंने आपको शाहबानों का जो एग्जांपल दिया, वहाँ उनको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा था, या फिर मुस्लिम जेंडर जस्टिस की बात करें वहाँ उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ तो विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि ये दरअसल शुरुआत है, आप लोगों की इच्छा है इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की, भारत को। कह रहे हैं कि पहले यूसीसी लाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब कहेंगे कि देखिए मांस खाना सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, और इसका पूरा प्रचार प्रसार करेंगे, और फिर मांस पे प्रोहिबिशन कर देंगे वो। और फिर जब उस पर पूछा जाएगा तो बोलेंगे ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, क्यों नहीं सरकार बैन कर सकती? बिहार ने शराब बंद कर दिया, कहते कि वहाँ फंडामेंटल राइट्स नहीं है आपका शराब पीना। तो बोल रहे कि ये धीरे धीरे ये भी तय करने लगेंगे कि इंसान क्या खाए, कब सोए, कब उठे, कब बैठे, कब जागे। बोले ये दरअसल मकसद है, आप लोग का हिडन एजेंडा बता रही है विपक्ष। नहीं नहीं, विडम्बना, सबसे बड़ी विडम्बना तो यही है ना, हिडन एजेंडा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी विडम्बना यही है कि हमारे देश में अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी जो मुस्लिम्स इंटेलेक्चुअल्स है, जो मुस्लिम बुद्धिजीवी है, उसमें दो आपको भाग दिखेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में कौन से लोग थे मैंने आपको बता दिया, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे। आज के समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में कौन कौन से लोग हैं? मुस्लिम यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में आरिफ मोहम्मद खान, जो बिहार के गवर्नर हैं, जिन्होंने राजीव गांधी सरकार से इस्तीफा दे दिया था। फैज़ान मुस्तफ़ा, जो कि बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं, वो इसके पक्ष में है। जायका सोमन, जो कि मुस्लिम महिला आंदोलन को जिसने को फाउंड किया, वो इसके पक्ष में है। तो एक प्रोग्रेसिव जो इसमें विंग है वो इसके पक्ष में है। और विपक्ष की अगर आप बात करें तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये कहानी यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बहुत पुरानी कहानी है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बनने से कहानी है, लेकिन इसने जोर पकड़ा था 1985 में शाहबानो केस के बाद में। 1985 में शाहबानो केस के बाद में जब ये राजीव गांधी जी के ऊपर प्रेशर पड़ा कि भाई इसको बंद किया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तो पहल किया जाए, उस समय कांग्रेस की कई जगह हार हुई। गया में आपको याद होगा, उस समय एक सैयद शहाबुद्दीन, एक आईएफएस ऑफिसर थे जो कि लड़े थे, और उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा दिया था, और वो बहुत ज़्यादा वकालत कर रहे थे शाहबानो केस के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वकालत। तो उस समय कांग्रेस के पार्टी के खिलाफ जिन लोगों ने भी, यानी कि जिन लोगों ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का विरोध किया, वो जीत रहे थे। तो इस डर के आशंका से कांग्रेस पार्टी को लगा कि पूरे के पूरे देश में, और एमजे अकबर एक बहुत बड़े एडवाइज़र थे राजीव गांधी के, एक किताब भी लिखी गई जिसमें एमजे अकबर ने राजीव गांधी को जाकर पर्सनली समझाया कि अगर आप शाहबानो केस को नहीं पलटेंगे तो हो सकता है कि मुस्लिम वोट बैंक हमारे हाथ से निकल जाए। और आपको चिंता इसलिए नहीं है कि मुसलमान वोट देते नहीं बीजेपी को, इसलिए लिया जाए, यूसीसी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता? शायद ये भी तो आपके मन के किसी कोने में पड़ा ठीक है ना, मैं अब तो आपसे ये कह रहा हूँ ना कि आप बीजेपी के ऊपर आप एलिगेशन लगा सकते हैं कि बीजेपी जो है वो किसी पर्टिकुलर वोट के कारण अपने डिसीजंस ले रही है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जितने भी लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे लॉ कमीशन की बात करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ केसेस, अगर सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ केसेस, लीगल इंस्टीट्यूशंस यहाँ के हर कोई कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ, और बाबा साहब ठीक है, अम्बेडकर हम ये कहाँ बोल रहे कि आपने इलीगल फैसला ले लिया। अगर इलीगल भी लिया होगा तो कोर्ट उसको देख लेगी, कई सारे लोग हैं। लेकिन हमारा समाज ऐसा है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से या लॉ से नहीं चलता है, कई सारे रिचुअल्स हैं हमारे यहाँ, प्रथा है, परंपरा है, उसको भी तो एड्रेस करना बीजेपी की जिम्मेदारी है, नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना, प्रथा को हम एड्रेस कर रहे हैं ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लिया लिविंग रिलेशनशिप की अगर हम बात करें
तो लिव इन रिलेशनशिप में लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है वो लीगल है, लेकिन समाज उसको एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ प्रोग्रेसिव है, समाज हमारा क्या है? रिग्रेसिव है। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। लेकिन उत्तराखंड में जो अभी जो लॉ पास हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो उत्तराखंड में उन्होंने लिविंग रिलेशनशिप को पूरी तरह से नेग्लेक्ट नहीं किया या पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, उसको एक रेगुलेट करने का, मैनेज करने का भी उन्होंने प्रावधान रखा कि आप लिविंग रिलेशनशिप में रहने का अलाउड है, पर आप उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वहाँ से बाहर निकलने का भी तरीका। तो हमारा ये कहना है, जैसे उत्तराखंड की अगर बात करें, और जैसे आपने कहा कि अलग समाज के लोग रह रहे, अलग अलग तरीके, ठीक है, उत्तराखंड में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से पहले 2.5 लाख लोगों का ओपिनियन लिया गया था। 2.5 लाख लोगों का ओपिनियन लिया गया, विधानसभा की कमिटीज़ बैठी, कई लोगों से कंसल्ट किया गया, तब जा कर के उस पर आए। और कोई भी लॉ अगर मान लीजिए 1950s में भी कोई लॉ बना है, तो उसमें समय समय पर अमेंडमेंट तो होता है। अमेंडमेंट क्यों होता है? क्योंकि जब वो लॉ एप्लीकेबल होता है तो कुछ खामियां बाहर निकल करके आती है। लेकिन हमारा ये कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, उस दिशा में पहल तो होना ही चाहिए। और यही बात नरेंद्र मोदी जी ने भी लाल किला से इस बात को कहा, पार्लियामेंट से इस बात को कहा कि हम इस दिशा में काम हमें करना चाहिए। बार बार आप जो प्रोग्रेसिव लॉज है उसको आप किसी इस तरह से ऑब्स्टेकल से कि नहीं भाई ये वर्ग नाराज हो जाएगा, वो वर्ग नाराज हो जाएगा, इससे आप बेसिकली जेंडर जस्टिस को आप खत्म कर रहे हैं देश में। एक आखिरी सवाल है मेरा, अब तो ये भी डिबेट का मुद्दा हो जाएगा, कुछ लोग कहेंगे कि ट्राइबल को क्यों छोड़ दिया? अगर ट्राइबल को छोड़ दिया तो हमको छोड़ने में क्या दिक्कत है? नहीं, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, जैसे कि मैंने आपको संविधान सभा के डिबेट्स का जो जिक्र किया, तो उस कभी भी किसी भी डिबेट में ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो वो जिक्र में नहीं आता था। इसके पीछे कारण क्या? मैं आपको कारण बता दे रहा हूँ। कारण क्या? सबसे पहली बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी पिक्चर में आया, उसके पीछे वजह है कोई ना कोई इनजस्टिस हुआ है, चाहे वो शाहबानो के साथ इनजस्टिस की बात करें या फिर शबनम हाशमी के साथ इनजस्टिस की बात करें। ट्राइबल कम्युनिटीज़ में ऐसा कोई भी इनजस्टिस का ऐसा केस नहीं आया है जिस केस के बाद में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई फैसला देना पड़े कि एक ट्राइबल के जो लॉज है उसके ये खिलाफ जा रहा है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो एक बिगर जो शेड्यूल है, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6, जो कि कहता है उनके कस्टम्स को प्रोटेक्ट करना, उससे ये जो है क्या प्रोटेक्टेड है। इसलिए यहाँ पर भी जो अमित शाह जी जब झारखंड आए तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा उससे हम ट्राइबल को जो है उससे हम बाहर करेंगे। क्योंकि लॉ का पर्पस क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का पर्पस हम कह रहे हैं जस्टिस। ट्राइबल्स के जो कस्टम्स लॉज है उसमें से कभी भी कोई ऐसा मेजर एग्जाम्पल नहीं आया है जिसे ये लगे कि यहाँ से किसी के साथ में इंजस्टिस हो रहा है। लेकिन मुस्लिम्स वाले से इंजस्टिस हो रहा है, जो मैंने आपको सारे एग्जांपल्स दिए। ठीक है, लेकिन अब तो बीजेपी की कई अनुषंगिक इकाइयां हैं जो डिलिस्टिंग की मांग करती है, तो वो भी तो चाह रही है कि एससी की तरह एसटी भी पे भी लागू हो कानून। तो बीजेपी तो कुछ दिन के बाद फिर वो चाहेगी कि ऐसा हो जाए। नहीं, पहली बात है कब बीजेपी क्या चाहेगी, शेड्यूल ट्राइब के साथ क्या होगा, शेड्यूल कास्ट के साथ क्या होगा, ये फैसला तभी होगा जब अगर कोई भी ऐसा फैसला आता तो उसके पहले प्रॉपर एक कंसल्टेशन होगा, कमेटी बैठेगी, तभी कुछ बातें आएंगी सामने निकल करके। अभी फिलहाल हम जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, ये अभी तक आज तक के डेट में तय है कि उसमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है उसमें एग्जेम्प्टेड। इसके बाद कौन सा स्टेट का नंबर है? नहीं, इसके बाद कौन से स्टेट का नंबर है ये मैं आपको नहीं बता सकता। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि कम से कम ये शुरुआत हमने की, और जो हमारे कोर इश्यूज़ हुआ करते थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करें या फिर आर्टिकल 370 की बात करें या फिर राम मंदिर की बात करें, हमारे कोर इश्यूज़ में हम जो सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये उसका एक एग्जाम्पल है। शुक्रिया। डिबेट कई स्तरों पे की जा सकती है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि हम यूसीसी लागू कर दिए हैं। अब इसका फलाफल क्या होता है, क्या डिबेट में आता है, क्या कोई लोग इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाते हैं, वो भी आपको देखना होगा। लेकिन जितनी लोग हैं उन सब की राय हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई भी धारणा कायम करने से पहले आप सभी तबके को समझ ले, सुन ले, देख ले। शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in